हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और आज हम पढ़ेंगे आगे के कुछ लेक्चर्स। बट उससे पहले पीछे हमने क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में, जो कि आपको दिख गया होगा ऊपर। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को स्टार्ट कर दिया था। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने 2 कंप्लीट कर लिए थे, 2 और रह रहे हैं इवेंट्स, जो कि एक तो है कि सीड बनना और एक है फ्रूट बनने वाला इवेंट। तो वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो इस वाले लेक्चर में हम सीड कैसे बन रहा है और सीड के बारे में सारी चीजों को आज जानेंगे। सीड किससे बन रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करें। अब हम जब सीड की बात करते हैं तो कहां से आया सीड, सबसे पहले तो ये जानना है कि सीड आया कहां से, कौन से पार्ट से आया। तो फटाफट जैसे ही मैंने बोला कि कौन से पार्ट से आया, सारे पार्ट फ्लावर जो भी है प्लांट के रिकलेक्ट करना स्टार्ट कर दो अपने माइंड में कि क्या क्या हमने पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ था, ये सब हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा। अब आपको याद करना है कि एंडोस्पर्म याद आ रहा है, आपको जाइगोट याद आ रहा है, आपको और क्या आ रहा है, एंडोस्पर्म जाइगोट याद आ रहा है। अब जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो कौन न्यूट्रिशन देता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि जब जाइगोट एम्ब्रियो में मेच्योर होकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो उसको न्यूट्रिशन, उसको खाना कौन देता है, ये लिख के बताओ। खाना कौन देता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो डिप्लॉइड नहीं है। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है। उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो वो होती है ट्रिप्लॉइड। अब तो पूरा पूरा हिंट मिल गया, सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो बात कर लेते हैं सीड की। तो बोलोगे मैम कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था जाइगोट से एम्ब्रियो, अब सीड, डायरेक्ट सीड कहां से आ गया। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यही सबसे पहले देख लेते हैं। आपके पिस्टल के अंदर क्या थी, पिस्टल के अंदर कुछ था क्या थी, ओवरी थी, है ना, ओवरी। ये आपकी क्या है, ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या चीज है, क्या चीज थे, ओव्यूल्स थे, है ना। ये क्या था, ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर क्या था, ओव्यूल के अंदर थी, क्या था ओव्यूल के अंदर। जब हम ओव्यूल पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारे ओव्यूल्स पढ़े। ओव्यूल्स के अंदर एक न्यूक्लियस टिश्यू होती है जो कि क्या बनती है आगे जाकर के, एम्ब्रियो सैक, है ना। यही तो बनती है एम्ब्रियो सैक, राइट। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, इट विल कंटेन एम्ब्रियो, सिंपल सी चीज, है ना। इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कैसे बना है, हाउ डिड एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो बना है जाइगोट प्लस, सॉरी, जाइगोट से बना है एम्ब्रियो, और जाइगोट किससे बना है, मेल एंड फीमेल गैमीट से। गैमीट, है ना। अब आपको ये चीजें सारी सीक्वेंस, हमें क्या होना चाहिए पता, हमें एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे लिंक कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर्स के अंदर टॉपिक कैसे लिंक कर रहे हैं, फिर आपके सारे चैप्टर्स कैसे लिंक कर रहे हैं। ये जब आप पढ़ते जाओगे ना अच्छे से तो आपको रिलेट कर पाओगे, इधर की इस चैप्टर की नॉलेज उधर यूज हो रही है, ऐसे करके। और जब समझ आती हैं चीजें तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये क्या है, मेल एंड फीमेल गैमीट ने जाइगोट बना दिया था, और मैं आपसे पूछ रही थी कि जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म, है ना, जो कि कैसी है, ट्रिप्लॉइड है, ये भी पता चल गया। अब आपका एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो मैंने क्या लिखा है, एम्ब्रियो कंटेन, एम्ब्रियो से कंटेन एम्ब्रियो, ऐसा ही होता है। तो ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। अब बोलोगे मैम सीड, हमारे पास मैम एक तो सीड वर्ड आता है और एक एम्ब्रियो आता है, मैम इसमें क्या डिफरेंस है, सीड वर्सेस एम्ब्रियो। देखो एम्ब्रियो क्या है, मतलब फ्यूचर जनरेशन हम बोल सकते हैं, ऑब्वियसली ये फ्यूचर जनरेशन है ना। एम्ब्रियो के बाद फीटस, जो हम डेवलपमेंटल स्टेजेस ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं, क्या आ जाती हैं, फीटस, फिर वो न्यूबॉर्न बेबी,
फ्यूचर जनरेशन तो है, तो एम्ब्रियो क्या है यहाँ पे, फ्यूचर जनरेशन है ना। ये फ्यूचर प्लांट बोल सकते हैं हम इसे, फ्यूचर बेबी प्लांट बोल दो आप ज्यादा से ज्यादा, बट वो डेवलप तो मेच्योर प्लांट बन जाएगा ना। तो फ्यूचर प्लांट एम्ब्रियो। अब सीड क्या चीज है, देखो ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, ये रहा, ये तो सबको याद है। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। ओव्यूल अलग से सीड बनाता है, तो क्या एम्ब्रियो बाहर जाके कहीं और चला जाता है या एम्ब्रियो से कहीं और चला जाता है, नहीं, ये ओव्यूल है और ये एम्ब्रियो सैक है। ये तो सबको दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड, स्टार्स दूंगी मैं, स्टार्स जब आप क्या करोगे, अच्छे से कमेंट करोगे जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, तो आपको यहाँ से स्टार्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ चलो यहीं से देख लो, मैं मार्क कर देती हूँ कलर से। ये जो ओव्यूल है इसके ऊपर क्या होगा, लेयर्स होंगी। मैं आपको दो सीड का स्ट्रक्चर डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक ही यही है, बट इतना समझ लो कि ओव्यूल्स के पास कुछ ऐसी चीज होती हैं कि जो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एम्ब्रियो के अराउंड, और फिर हम उस पूरी चीज को एज टुगेदर बोल देते हैं सीड, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एम्ब्रियो ही वो है, पर एम्ब्रियो सीड के अंदर है। समझ आ गई चीजें, थोड़ा सा आया होगा यहाँ पे कि कैसे ये ऑल रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं सीड की, कि सीड है क्या एक्चुअली, तो और कब बन जाता है। तो वो तो अब आप ऑलरेडी इसको इजीली गैस कर सकते होगे, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सीड कैसे बना। सीड जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल forms what, fertilized ovule forms seed, simple, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई, वर्ड याद रखो। अब यहां पर सीड्स आपके तरीके के होते हैं, तरीके के होते हैं, हाँ, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, बट यहाँ पे ये बहुत रिलेटेड है उसी टॉपिक से। तो वो देखो, सीड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन ऑरिजिन, है ना। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सीड्स हैं। टाइप्स ऑफ क्या है, सीड्स है। अब वो कौन कौन से टाइप के सीड्स होते हैं, फटाफट मुझे लिखते जाओ। अब मुझे पता है कि हमारी ये लाइव क्लास नहीं चल रही है, आपको क्या पता चलेगा कि मैम हम लिख रहे हैं, मैं बाद में देख लूंगी। आप अपनी कॉपी में अपने लिए लिखो कि क्या क्या टाइप के सीड्स हैं। अगर आपने सेशन देखा है लास्ट वाला तो आप वहां पे लिख सकते हो और खुद की नॉलेज को चेक करो यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरीके के थे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। स्लैश लगा रही हूं तो इसका मतलब है आप ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। तो एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, एक आ गया और पेरिस्पर्मिक सीड। पहले हम नॉन एंडोस्पर्मिक पढ़ लेते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एक और टाइप का सीड है ना, वो आप ये नहीं कह सकते कि वो उसके बेसिस पे, मतलब किसके बेसिस पे, एंडोस्पर्म के बेसिस पे। तो मैं इसको ना, इसका टाइप नहीं बोल सकती, बट एक और टाइप का सीड है अलग से, वो हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और टाइप का सीड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप का सीड है जिसको हम बोल रहे हैं पेरिस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक सीड्स, ठीक है।
तो ये चीजें हो गई हैं आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। पेरिस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक, ये हमारे पास 3 तरीके के हो गए। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है ये भी हम ऑलरेडी थोड़ा देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या इनका मतलब है। एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस, याद यहीं करो, नॉन मतलब नहीं है, किनमें नहीं होता। मटर पनीर किसको पसंद है, सबको ही पसंद होगी, तो मटर पनीर से याद रख लेना कि उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, मटर पनीर। ठीक है, तो मटर पनीर में क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं बचता है। मतलब क्या है, बचता क्या है, जब अपना जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होता है तो एंडोस्पर्म यूज हो जाता है सारा का सारा, तो उसमें बचा ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्म रिमेन, उसको हम बोल देते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि उसमें रह रहा है ना, तो इसलिए, और इसमें नहीं रह रहा है। बट ये क्या है, ये थोड़ा सा यूनिक है। ओकेजनली कुछ मतलब ऐसा होता है, हाँ, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, बहुत सारी मिर्च सुनिए। काली मिर्च में क्या होता है, पेरिस्पर्मिक सीड्स होते हैं। हाँ, ये क्या है पेरिस्पर्मिक सीड्स, इनमें ना एंडोस्पर्म का लेना देना नहीं है, बट इसमें आ जाता है न्यूसिलस। अब मुझे ये बताओ फटाफट कि न्यूसिलस क्या है, कहाँ था और क्या बनाया उसने, याद आ रही है? अभी मैंने एम्ब्रियोसेक बताते वक्त आपको बताया था कि न्यूसिलस जो डिप्लॉयड टिश्यू होती है वो आपका क्या बनाती है, एम्ब्रियोसैक बनाती है। ठीक है, तो न्यूसिलस, हाँ, तो पेरिस्पर्म का मतलब कोई पूछ ले तो दैट इज रिमेन ऑफ न्यूसिलस is known as is पेरिस्पर्म। तो जिन सीड्स में न्यूसिलस रह जाता है हम उनको बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो यहां पे अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो तो सबसे फेवरेट चीज है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, है ना। तो मतलब समझ आ गए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स में आ जाए सबसे पहले सूरजमुखी, सनफ्लावर, तो सनफ्लावर की बात कर लो। फिर हम किसकी बात कर लेते हैं, कैस्टर। नारियल पानी की बात करी थी, नारियल पानी में एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट और वीट, मेज, बार्ले, इन सब में वीट, मेज, है ना, और बार्ले। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स याद रख लो। अब यहां पे बात कर लेते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की, जिसको हम बोलते हैं क्या, उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है, कंज्यूम हो जाता है। तो मटर पनीर बताया था, पी, बीन, चिकपी, इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता। अब आ जाते हैं पेरिस्पर्मिक सीड पर। तो मैं ना ये इरेज कर देती हूं, जिससे कि क्या होगा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स इसके केस में काली मिर्च बताया था, ब्लैक पेपर, उसके बाद हमारे पास एक और है बीट रूट। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए पेरिस्पर्मिक सीड्स के। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है।
चले आगे। तो ये तो हमारे हो गए सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म सीड, सीड के टाइप। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट इसका ले लिया है कि क्या कैसे कैसे डिफरेंट है ये। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओहो, चलो थर्ड पे चल लेते हैं हम। फर्स्ट स्लाइड हमने लिखा ही नहीं है उसमें कुछ। अब हम बात कर लेते हैं सीड की मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है डिटेल में, कि सीड का स्ट्रक्चर है क्या। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड में सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि उसमें क्या क्या वो बाहर से कैसा दिखता है। तो ये हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जब पढ़ रहे थे उसी के ऊपर लेयर्स आ जाएंगी। तो वो क्या बनाएंगी ये तो मैंने पहले ही बता दिया। वो क्या बनाएंगी ये याद करो, लेयर्स कहाँ पे होती हैं, कौन से स्ट्रक्चर में होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, वो याद करो। फिर आपको चीजें कनेक्ट होती जाएंगी कि क्या मैम बोल रही हैं, कैसे सीड बन रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस किस किस को याद है, पहले तो मुझे वो बताओ। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो वर्ड है हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, वो क्या है, वो है यहाँ पे कुछ कुछ है, ठीक है। ये एम्ब्रियो की एक्सिस है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए एक वर्ड है वो याद रखो, जिसको हम बोलते हैं टाइजुलम, ठीक है। नेक्स्ट मैम आपने ये क्या बनाए हैं, आपको याद है कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ एक कॉटिलिडन, एक तरफ एक कॉटिलिडन। और हमने कौन से एम्ब्रियो में बात करी थी जहां पे एक कॉटिलिडन डेवलप नहीं होता है, मेच्योर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं वो बताओ फटाफट। अनडेवलप्ड कॉटिलिडन को क्या बोल रहे थे। जब तक पहले वाला नहीं पढ़ोगे, वो याद नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या है। उसको हम क्या बोल रहे थे इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, वो मुझे बताओ, ठीक है। वो आप मुझे बताओगे। ये क्या है, हमारे पास दो कॉटिलिडन्स हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या होती है, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, है ना। जो लेवल ऑफ कॉटिलिडन, दिस इज योर लेवल ऑफ कॉटिलिडन। ये क्या है आपका लेवल ऑफ कॉटिलिडन है। मतलब यहां से कॉटिलिडन अराइज हो रहे हैं। अराइज तो कहोगे मैम यहां से भी हो रही, बट स्टार्टिंग हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है ये लाइन डीप होकर के यहाँ आ रही है। अगर यहाँ आ रही होती तो ये लेवल ऑफ कॉटिलिडन हो जाता। तो अब इसके ऊपर जो चीज है, इतना पोर्शन, दिस इज नोन एज एपिकोटाइल। ये एपिकोटाइल रीजन है, रीजन, ठीक है। लेकिन इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लम्यूल। दिस इज नोन एज प्लम्यूल। और प्लम्यूल शूट सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, इट विल गिव राइज टू शूट सिस्टम, है ना। अब हम बात करते हैं आगे रूट सिस्टम की, तो वो आपको पता है रेडिकल। ये क्या देगा, रूट सिस्टम, है ना। तो आर से रेडिकल रूट सिस्टम, और ये पी से आपको आप ये याद रखो, प्लम्यूल और रेडिकल दो वर्ड होते हैं, है ना। तो किसमें रूट या किसमें शूट आता है, तो आर से रूट, तो बचा हुआ शूट सिस्टम प्लम्यूल में चला गया। पी से एस तो नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको ऐसे याद करना है। अब और बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं सीड कोट। अब ये चीज क्या है,
ठीक है, ये क्या है, ये है माइक्रोपाइलर रीजन। आपको ये याद है कि ओव्यूल में माइक्रोपाइलर रीजन होता था जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करती थी। अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऐसे ही करेगी, नहीं, वो चैलेजल एंड से, इंटेग्यूमेंट से भी एंट्री कर सकती थी, है ना। बट जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो छोटा हो जाता है जब सीड मेच्योर हो जाता है, तो वो पोर क्लोज हो जाता है एकदम, वो है ये माइक्रोपाइलर रीजन। इसकी हम फंक्शन की बात करेंगे, बट अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जैक्टली कि हमें क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे देखने हैं सीड के बारे में। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ सीड। एक सीड होगा, मोनोकॉट सीड होगा तो एक कॉटिलेडन होगा, ये तो हमें पता है सबसे पहले, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले पार्ट की, जो कि क्या है, सीड कोट। एज सीड मेच्योर्स, है ना, तो तुम्हारे पास मतलब जब सीड बन रहा होता है तो उसके सारे स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली दिखने लगते हैं। तो सीड कोट इज वन ऑफ दैट। सीड कोट आ जाएगा यहाँ पे। अब इस सीड कोट में क्या क्या चीजें हैं, इस सीड कोट में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये सीड कोट बना किससे है। तो अब मुझे बताओ कि ये सीड कोट बना किससे है, कोई बताएगा? मत बताओ, मैं बता रही हूं ना, याद रखना बस। सीड कोट इज फॉर्म फ्रॉम द आउटर और वी कैन से इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को कवर कर रहा था जो स्ट्रक्चर, जो भी पार्ट जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा था, वो क्या थे, इंटेग्यूमेंट। सो सीड कोट फॉर्म्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो सीड कोट इज फॉर्म्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल। अब इंटेग्यूमेंट्स की बात करें यहां पर तो हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स में क्या होते हैं, लेयर्स होती हैं। तो आपके पास इंटेग्यूमेंट्स में क्या होती है, एक तो आउटर लेयर होती है और एक होती है इनर लेयर या इनर इंटेग्यूमेंट। सेम वर्ड यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो ये लेयर है ये क्या बनाती हैं, सीड कोट बनाती हैं, ये तो आपको पता है। तो जो सीड कोट बना रही है वो है इंटेग्यूमेंट्स। प्लस सीड कोट में दो लेयर्स होती हैं, तो आपकी आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, ठीक है। और ये होती है टेगमेन। जो इनर लेयर फॉर्म करती है वो टेगमेन लेयर है, और जो आउटर लेयर फॉर्म करती है वो है टेस्टा। तो सीड कोट की टू लेयर्स हैं, यहाँ पे लिखो टू लेयर्स, और उसको क्या बोल रहे हैं हम, टेस्टा एंड टेगमेन, है ना। सम अप कर दो इसे यहाँ पे। तो ये सीड कोड की लेयर है। अब हम बात कर लेते हैं सीड कोड के फंक्शन के लिए कि फंक्शन क्या हो जाता है, क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है सीड कोड। तो फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो और फ्यूचर, है ना, प्रोटेक्शन। फंक्शन सीड कोड का इतना है कि वो प्रोटेक्शन देता है एम्ब्रियो को, और प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो, है ना। आगे बात समझ। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सीड की, जो कि पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, दैट इज सीड कोड। अब हमारे पास एक और पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, है ना। माइक्रोपाइल की बात कर लें तो माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल पोर।
मतलब ये रहता है एक छोटे पोर की जैसे, मतलब उतना बड़ा माइक्रोपाइल नहीं रहता ये, तो रिमेन एज स्मॉल पोर, है ना। और इसका काम क्या है, एज ये रिमेन रहता है स्मॉल पोर की तरह, इसका फंक्शन क्या है, जब आपको पता है जब आप चने स्प्राउट सब खाते होंगे तो आप लोग क्या करते हो, उनको भिगो देते हो, है ना, भिगो देते हो और स्वेल हो जाते, तो पानी कहाँ से जाता है अंदर, वो भीगते कैसे हैं, सोक कैसे करते हैं उन्हें, वो यहीं से, यही माइक्रोपाइलर हेल्प करता है, माइक्रोपाइल। तो इट फैसिलिटेट एंट्री of oxygen and water into seed। ठीक है, ये काम होता है माइक्रोपाइलर का या माइक्रोपाइलर रीजन का। तो ये आपका था पहला पार्ट, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट उस स्ट्रक्चर का। हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और है जिसको हम पढ़ लेते हैं, जिसका नाम क्या है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो बस आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म में के बारे में क्या पढ़ा था, कि ये किसी सीड में प्रेजेंट भी हो सकता है, इट मे प्रेजेंट और मे एब्सेंट, है ना। एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक याद नहीं आए क्या, तो यही है, वो क्या होता है, एंडोस्पर्म में प्रेजेंट और एब्सेंट इन सीड। एम्ब्रियो क्या है, फ्यूचर प्लांट, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये पार्ट है आपके सीड के, अब समझ आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सबसे पहले सीड कोट पढ़ा, इस टुगेदर इन सबको हम क्या बोलते हैं, सीड, सीड बोलते हैं। ऐसा नहीं है एम्ब्रियो अलग है और सीड सीड अलग है, ये पूरे स्ट्रक्चर को सीड बोलते हैं। यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चीज आगे पढ़ें, वो क्या है, डॉर्मेंसी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉर्मेंसी, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। तो हम डॉर्मेंसी की बात कर लेते हैं कि वो है क्या और कब आती है किसी सीड में, ठीक है। डॉर्मेंसी, जैसे ही सीड मैच्योर होता है ना, एज सीड मैच्योर्स, एज सीड मैच्योर्स डॉर्मेंसी स्टेज आ जाती है। बट डॉर्मेंसी है क्या देन, इट इज अ इनएक्टिव स्टेज। इन जैसे कि हम भी आलस नहीं कर जाते हैं, हम इनएक्टिव होते हैं, खाना नहीं खाया तो एनर्जी सी नहीं हुई, वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में कम हुआ तो हम लेजी हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। सेम चीजें यहीं पे होती हैं, इट इज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड। अब इसमें होता क्या है, जब जब भी सीड इनएक्टिव हो जाएगा तो विल नॉट जर्मिनेट, ये क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। कब करेगा वो देखेंगे कि ये जर्मिनेट कब करेगा। तो ये इनएक्टिव रहेगा तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। अब इनएक्टिव किस वजह से होता है, क्या चीजें चीजें जो हैं उसको इनएक्टिव डोमेंसी स्टेज में आने के लिए मजबूर कर देती हैं। एज डोमेंसी कम्स, और हाउ डोमेंसी कम, बेसिकली क्या होगा, वाटर लेवल ये इनएक्टिव होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब यहां पे ये देखें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, याद है किसी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल स्लो डाउन, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होगा, वाटर कंटेंट, और हम क्या बोल सकते हैं, मॉइस्चर लेवल डिक्रीज हो जाता है। कितना परसेंट, सिर्फ 10 to 15%।
बाय मास, ठीक है, इतना पानी सीड के अंदर कम हो जाता है। तो आप क्या ये नहीं कह सकते हो कि वो बहुत ड्राई हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो डोमेंसी में यही चीजें होती हैं कि इनएक्टिव स्टेज मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, वो ड्राई हो जाते हैं। अब पता है इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान तो क्या है कि सीड विल नॉट जर्मिनेट। पर फिर सीड कैसे जर्मिनेट करेगा? तो हम क्या जर्मिनेशन देख लें सीड की कब होती है? देखो, सीड की जर्मिनेशन कब होएगी और जर्मिनेशन क्या है? जब सीड को सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, सुटेबल या फेवरेबल, व्हेन सीड गेट फेवरेबल एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या करते हैं वो? दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। अब कंडीशंस क्या क्या हैं? एक तो सुटेबल टेम्परेचर, है ना, सनलाइट। दो सनलाइट और टेम्परेचर डायरेक्टली हैं कि टेम्परेचर कैसा है, सनलाइट कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। और क्या है? वाटर कंटेंट और ऑक्सीजन। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। आपको पता है ये दोनों चीजें, जर्मिनेशन और डोरमेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कितने टाइम ये डोरमेंसी कंडीशन में रह सकते हैं, कैसे कैसे सीड्स हैं, हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, वो हम अभी देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीजें इस चैप्टर में और सीड के बारे में, ठीक है। चलो आगे चले तो एक टॉपिक ये देखना है कि हाउ, जब मैंने बोला कि सीड जर्मिनेशन एंड डोमेंसी के फायदे नुकसान दोनों हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि हाउ इट इज बेनिफिशियल टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मैम नाम क्यों ले रही हो? चैप्टर का स्टार्टिंग ही है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम ये चीज बोल सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म्स, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट ये कैसे है? एज इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एग्री करते हो कि एज इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, न्यू वेरिएशंस आते हैं, है ना, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। तो इससे क्या होगा? इवोल्यूशन होगा, है ना, इससे क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। चीजें अलग अलग चेंज हो रही हैं, वही सेम ट्रेट, वही सेम घिसी पिटी चीजें सीड्स में हमेशा के लिए कैरी नहीं हो रही हैं। कोई डिजीज हो गई तो वो कैरी नहीं होगी, मे बी वो डिजीज खत्म हो जाए ड्यू टू न्यू रिकॉम्बिनेशंस। तो एक ये फायदा है। सेकेंड फायदा यहाँ पे क्या है? सीड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, है ना। सीड क्या है? सीड प्रोवाइड नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि प्रोवाइड इनडायरेक्टली, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो होता है। तो वो जब तक पेड़ के पास खुद सारी चीजें नहीं आ जाती, तो वो पेड़ क्या करता है, पेड़ जो सैपलिंग होता है वो इसी से, तो एम्ब्रियो से ही तो न्यूट्रिशन लेता है ना। तो ये थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, क्योंकि सीड में इवोल्यूशन होता है, इस वजह से सीड के पास बहुत सारे डिफरेंट अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं डिस्पोजल की। एक बात बताओ, अगर सीड नहीं होता तो तुम हर पेड़ ला ला के हर जगह पे लगा रहे होते, है ना। लेकिन ये है और ये चेंज होता जाता है, तो इसके मैकेनिज्म, इसके तरीके, खुद से जाने के, कहीं जाने के बहुत सारे डाइवर्स हैं, है ना। तो डिफरेंट अडेप्टिव
डिफरेंट अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज किसके लिए? टू स्प्रेड इन डिफरेंट हैबिटेट। फॉर डिस्पोजल मैकेनिज्म, इससे आप समझ सकते हो ये चीज को, है ना। तो हमारे पास एक फायदा ये हो गया, एक ये हो गया न्यूट्रिशन प्लस। अगर सीड ना होता, एक बात बताओ, सीड तो हम जब ही बोल रहे हैं जब एम्ब्रियो के ऊपर लेयर्स आ रही हैं, है ना। तो अगर नहीं होता तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती। तो ये भी एक फंक्शन है यहाँ पे प्रोटेक्शन का। दो सीड कोट करता है बट दैट इज अ पार्ट ऑफ सीड। पहले हम पढ़ते थे माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, फिर आई ओव्यूल चीज, फिर आई सीड। बोलना तो हमने सीड तभी स्टार्ट करा है जब लेयर्स आई, प्रोटेक्शन मिला, तभी तो हमने उसको सीड बोलना स्टार्ट करा। ये चीजें हो गई एडवांटेजेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स में। एक और बहुत अच्छा वाला है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वो है, एक तो है डोर्मेंसी प्लस डिहाइड्रेशन। वो दोनों आप समझ गए होंगे कि क्या है। डिहाइड्रेशन वाटर लॉस, है ना, और डोर्मेंसी मतलब इनएक्टिव हो रही है, इनएक्टिव हो रहा है सीड, बट कैसे हो रहा है वो भी आपको समझ आ गया। तो ये चीजें कैसे हेल्प करती हैं? दे विल नॉट अलाउ द सीड टू जर्मिनेट, बट ये कैसे हेल्प कर सकती हैं? हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर सीड डोर्मेंसी कंडीशन में है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो इट कैन बी स्टोर्ड। लेकिन मैम स्टोर करके करेंगे क्या हम? ये तो आपसे अच्छे से मुझे कोई नहीं बता सकता कि हम कैसे स्टोर करने का फायदा क्या है, या हम क्या कर लेंगे स्टोर करके। जब हमारे प्लैनेट पे या हमारी कंट्री की बात कर लें, कभी भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई डिजास्टर कुछ भी होता है, तो हमें सरकार कितने सारे गेहूं जो स्टोर करके रख दिया, कोई भी खाना तो स्टोर करके रखती है, तो वो हम आगे वाले टाइम में यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम खाने को बचा सकते हैं और फ्यूचर टाइम में यूज कर सकते हैं। तो इसके दो बेनिफिट्स हो गए ना। इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन फ्यूचर, इट कैन बी यूज्ड। ये आपके प्रॉपर नोट्स बन गए हैं, हर एग्जाम में हेल्प करेंगे आपको, थ्योरेटिकल एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इट कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड। और एक और इंपॉर्टेंट कि ये खाना जहां से आ रहा है, मतलब इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। कैसे? हाउ? क्योंकि आप इसको एज अ सीड, एज सीड कैन बी यूज्ड फॉर किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। तो हमारे पास डोर्मेंसी और डिहाइड्रेशन के जो कि सीड्स के फीचर हैं, वो हमें कैसे फायदे दे रहे हैं वो आपको पता चल गया। अब चलो आगे, वो टॉपिक भी अच्छा खासा होने वाला है, इंपॉर्टेंट। तो अब हम देख लेते हैं सीड वायबिलिटी को कि वो क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है और क्या क्या और टॉपिक्स हैं जो सीड वायबिलिटी के अंडर हम देखेंगे यहाँ पे। तो सीड वायबिलिटी बेसिकली उस टाइम के लिए वो वायबल है या वैलिड है, हम कह सकते हैं ये चीज। तो इट इज द टाइम पीरियड for which seed remain viable, है ना, ठीक है। और seed retain the capability, power of germination, इसको हम बोलते हैं सीड वायबिलिटी। वो वाला टाइम पीरियड जब तक सीड के पास पावर है जर्मिनेट करने की। अब ऐसे कौन से सीड्स हैं जिनके पास अलग अलग क्या कह सकते हैं हम, टाइम पीरियड हैं जर्मिनेशन के लिए। जैसे कि पहला अगर हम देखें तो ओक्सैलिस, इसके पास जो वायबिलिटी टाइम पीरियड है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उनके कंपैरिजन।
इसका टाइम पीरियड है फ्यू मंथ्स, ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए वाइबल रहता है, उसके बाद ये डेड, उसके बाद ये जर्मिनेट नहीं कर सकता। और अगर अब हम दूसरा देखें, एक और जो अब मैं बताने वाली हूँ ओल्डेस्ट, मतलब ये वो वाला सीड है जिसकी वायबिलिटी टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो सेकंड अपने पास कौन सा है यहाँ पे, जिसको हम बोल रहे हैं ल्यूपाइन, और इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपाइनस आर्कटिकस। ठीक है, ल्यूपाइनस आर्कटिकस। ठीक है, ये वाला ल्यूपाइन जो है सीड, ये है ओल्डेस्ट, इसका जो सीड है वो ओल्डेस्ट है। और इसको कहाँ पे ये मिला, कहाँ पे था ये मिला था हमें एक्सकवेशन, इट वाज एक्सकवेटेड फ्रॉम, एक सेकेंड, आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि कितने टाइम बाद ये सीड ने जर्मिनेट किया था, और हमें पता चला कि वो कितने टाइम पुराना था। तो ये था 10,000 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये 10,000 ईयर डोमेंसी के बाद इसने क्या किया था, जर्मिनेट किया था, जर्मिनेटेड, यहां पे लिख देते हैं आफ्टर 10,000 ईयर ऑफ डोमेंसी। ठीक है, और एक और अगर हम देखें यहां पर, ये तो सबसे ओल्डेस्ट है, ये हमें पता चल गया कि ये सबसे ओल्डेस्ट है। अब अपने पास और कौन सा है जो कि हमें याद रखना है, वो है डेट पाम। अब इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है डेट पाम के पीछे। डेट पाम, इनके साइंटिफिक नेम याद रखने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिख दिया है और ये लिख दिया है आप ये भूल जाओ, ये साइंटिफिक नेम लिखा होना और याद होना बहुत जरूरी है। डेट पाम की बात करें तो क्या है यहाँ पे, उसका साइंटिफिक नेम है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ठीक है, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा जो ये डेट पाम है, ये कब बेसिकली कहाँ मिला, कैसे मिला, तो क्या चल रहा था ड्यूरिंग 2000 ईयर्स अगो, ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था एक किंग के जगह पर, किंग के पैलेस में। ठीक है, वेशन एट किंग हैरोड्स प्लेस, और वो भी कहां पे, नियर द डेड सी, नियर डेड सी। और हम इसको एक चीज और बोलते हैं, वो क्या है, डेड सी के साथ साथ आप इसको सॉल्ट लेक भी बोलते हो। और चीजें मुझे बताना इनके बारे में इंटरेस्टिंगली, डेड सी और सॉल्ट लेक के बारे में कमेंट करके, और ये भी जरूर बताना कि ये है किस जगह पे, कहाँ पे है ये डेड सी। उस जगह पे एक किंग था हेरोड, उसके प्लेस पर, उसके पैलेस में हमें ये सीड मिला था डेट पाम का, जो कि इसने भी जर्मिनेट किया था 2000 साल बाद। तो मतलब इसका वाइबिलिटी पीरियड कितना हो गया, 2000 साल। इसका कितना है 10,000 ईयर्स, इसका कितना है फ्यू मंथ। अब हम बात करें किस चीज की, सीड की। तो ये लाइन बोली जाती है ना, आम खाओ गुठली मत गिनो, लेकिन यहाँ पे हमने गिनी है, तो आम की तो नहीं गिनी है, आम की तो एक है ऑलरेडी पता है, बट हमारे पास और भी हैं। जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ सीड्स देखें, जो कि थोड़ा सा यूनिक है या हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको नोट कर रहे हैं यहाँ पे। वो चीज ये है कि आपके पास जो ऑर्किड होता है, जो एनसीईआरटी का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत सारी जगह पर हम इस एग्जाम्पल को यूज करते हैं, जो कि है ऑर्किड। तो ऑर्किड में आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स मिलेंगे, 1000 ऑफ टाइनी सीड्स। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स ऑर्किड में, प्लस हमारे पास एक और है, एक और कैटेगरी है पैरासाइटिक प्लांट्स की। तो उनके पैरासाइटिक सीड्स, मतलब हम उसे बोल रहे हैं कि पैरासाइटिक प्लांट है, तो जो उसके सीड्स हैं वो, तो पैरासाइटिक प्लांट में अपने पास दो एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखने हैं।
एक तो है ओरोबैंकी और एक है हमारे पास ट्रिगा। इसमें भी सेम आपको सीड्स मिलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। टाइनी सीड्स, ठीक है, यहां पे भी हमें यही मिल रहा है। अब ये तो बात हो गई सीड वायबिलिटी की, जो कि हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये देख लो, 3 हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं। ओक्सैलिस, ओल्ड, ओल्ड से याद रखना। सीड वायबिलिटी, तो हम ये देख रहे हैं कौन सा सीड कितना पुराना है, तो आपका यहाँ पे निमोनिक्स बन गया ओल्ड, ओ से ओक्सैलिस, एल से ल्यूपाइन और डी से डेट पाम, ठीक है, ये चीज याद रख लेनी है। प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ सीड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया, ओस, ऐसे याद रख लेना, ऊस, ठीक है। ओरोबैंकी और अपने पास ऑर्किड प्लस ट्रिगा। तो ये तो बात हो गई सीड वायबिलिटी की। और अब हम इस सेशन में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हमने पूरा सीड का प्रोडक्शन और सीड कैसे, कौन सी चीज सीड फॉर्म कर रही है, कैसा मैच्योरेशन हुआ, सीड के फायदे क्या हैं और उसके स्ट्रक्चर क्या है, ये अपन सब पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर का एक पार्ट और रह गया है जो कि है फ्रूट से रिलेटेड, और वो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो जाकर के फटाफट इसे अभी रिवाइज कर लोगे तो क्या फायदा, थोड़े टाइम बाद जाकर के रिवाइज करना, इसको एनसीईआरटी से पढ़ना। और एक क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया है कि मुझे ये बताना कि ये मिलता कहाँ पे है, मतलब डेड सी है कहाँ पे। प्लस एक क्वेश्चन और आपको बताना है, फाइकस में बताना कितने नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी कि फाइकस में कितने होते हैं और ये भी जगह कहाँ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक क्या करें, रिवाइज करो। गुड बाय, थैंक यू।